क्लियर है? यस क्लियर। ओके। जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी द्वारा साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता डॉक्टर राजेश कुमार जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आशीष कुमार आज के सत्र समन्वयक के रूप में स्वागत करता हूं सभी प्रतिभागियों का। आज हमारे लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी, जिसका मुख्य उद्देश्य है जन जन तक डिजिटल लाइब्रेरी को, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, उसी कड़ी में हम डॉक्टर राजेश जी को आज आमंत्रित किए हैं, जो साइबर सिक्योरिटी विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर राजेश कुमार बिहार ही नहीं, देश और विदेश के विभिन्न संस्थानों में जाके अपना व्याख्यान दे चुके हैं। इनका इस विषय में ख्याति प्राप्त है, एक्सपर्ट है साइबर सिक्योरिटी में। डिपार्ट में, बीका में, बिहार के सभी संस्थानों में इन्होंने अपना व्याख्यान दिया है। प्रशिक्षण देते हैं आईएएस को, आईपीएस को, बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों को, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के, जितने भी अधिकारी हैं बिहार के, वो सभी लोग जानते हैं डॉक्टर राजेश जी से, डॉक्टर राजेश जी से परिचित है। और हमारे लिए सम्मान का विषय है कि इस प्लेटफॉर्म में हम उनको आमंत्रित किया, उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया है। तो सभी प्रतिभागियों से रिक्वेस्ट होगा कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे, साइबर सिक्योरिटी के विषय में समझेंगे, और कोई क्वेश्चन होगा तो बेझिझक पूछेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधे मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर राजेश कुमार जी को। धन्यवाद आशीष जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसा एक साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी पूरी टीम जेपीएल डिजिटल कंसल्टेंसी को भी मेरी हार्दिक शुभकामना है कि आपने एक बहुत इमर्जिंग टॉपिक पे आपने अवेयरनेस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। और ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, ये जो विषय है ये हम लोगों के डे टू डे जुड़े लाइफ से है। हम लोग आज जिस तरह से एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, जहां इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट बन गया है, तो ऐसे में हम लोग किस तरह से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होने वाले क्राइम्स को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे, कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से इसे समझेंगे और इससे बचेंगे, इस तरह से होने वाले क्राइम से। आज इन्हीं विषयों पे मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो मेरा स्क्रीन सब लोगों को दिख रहा है? आशीष जी? जी दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले मैं आशीष जी आपको और आपकी पूरी टीम जो यहाँ पे आज आपने जिन सारे लोगों को बुलाया है, सब लोगों के साथ एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय गिरोह ने की थी अफसर की पत्नी से 80 लाख की ठगी। ये मैंने ये जो पेपर का एक कटिंग है मैंने लगाया है, ये बिहार का ही चूंकि मामला है, और इसमें आप इसको अगर पढ़ पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे तो जानेंगे कि ये एक सीनियर अफसर की पत्नी के साथ ये 18 लाख की ठगी हुई। इस 18 लाख की ठगी जो है, ये एक सीनियर अफसर की पत्नी, और ये जो मिसेज हैं ये खुद एक सीनियर अफसर हैं बिहार में। तो मैं इस पेपर कटिंग से आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आज के समय में यदि किन्हीं को ये लगता है कि वो साइबर क्राइम से बिल्कुल सुरक्षित हैं, बचे रहेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे पोजीशन पे ज्यादा जानकार हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो ये एक गलतफहमी है। एक दूसरा मैं आपको और स्क्रीन पे दिखलाऊंगा, एक और पेपर का ये कटिंग है जिसमें एक व्यक्ति के साथ 12 लाख की ठगी हुई सेक्सटॉर्शन के नाम पे। ये दो एग्जाम्पल, ये जो आपको फेसबुक से एक्सटॉर्शन स्कीम है, इसको मैं आगे भी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों के साथ। ये दोनों जो न्यूज है, ये दोनों ये बतलाने के लिए काफी है कि आप यदि टेक्नोलॉजी से बहुत
मतलब फेमिलियर हैं, बहुत आप पढ़े लिखे हैं, बहुत जानकार हैं, अच्छे ऑफिसर हैं या टीचर हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो आप सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले ना तो इन चीजों को मन से निकाल देना चाहिए, इस वहम को, ये जो एक मिथ है इसको हम लोगों को निकाल देना चाहिए। साइबर क्राइम से बचने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आज के ये जो आशीष जी ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम से हम लोग डे टू डे अवेयर रहें, ऐसे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग रहें जहां पे इस तरह की नई नई जो साइबर अपराध की प्रकृति बदलते जा रही है, ये जो चेंजिंग डायमेंशन ऑफ साइबर क्राइम है, इसको हम लोग आसानी से समझ सके। क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिमिनल्स जो है साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इसमें कई बार टेक्नोलॉजी के इन्हांसमेंट के कारण और कई बार हमारी बेवकूफी के कारण भी हम लोग साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। सबसे पहली बात, साइबर क्राइम जो होने का दो मूल कारण है, वो एक तो हमारी ग्रीडी नेचर, हम लोग आम तौर पे लोभ में पड़ते हैं, जिसके कारण हमारे साथ साइबर क्राइम होता है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है हमारा नेग्लिजेंसी। नेग्लिजेंसी मीन्स लापरवाही। लापरवाही क्या, आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं मोबाइल से और उसके टर्म एंड कंडीशन को से डाउनलोड कर लेते हैं, दैट इज नेग्लिजेंसी। और इस तरह की नेग्लिजेंसी जब हम करते हैं तभी हमारे साथ साइबर क्राइम होता है। तो मूल रूप से दो कारण है साइबर क्राइम का, एक तो ये कि आप बहुत ग्रीडी हैं, आप बहुत लालची हैं, इस कारण से आप फंस जाते हैं। और ये लालच किसी भी तरह का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, फिजिकल रिलेशन का हो सकता है, पॉपुलर पॉपुलर बनने की चाहत हो, इस तरह के कुछ ग्रीड हो, इसके लिए इस तरह से हम लोग बड़े पैमाने पे साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। तो ये दो मेरे जो मैंने पेपर कटिंग दिखाया, ये सिर्फ ये बतलाने के लिए था कि हम लोगों को ये मिसकंसेप्शन जो दिमाग में रहता है कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए तो हमारे साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। तो ये दो एग्जाम्पल जो है आपको समझाने के लिए काफी है कि पढ़े लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक अनपढ़ आदमी कंपैरेटिवली ज्यादा सुरक्षित है साइबर क्राइम के समय में, आज के डेट में, क्योंकि वो हर चीज को मान के चलता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो उसको नहीं करना है। और हम लोग कई बार चांस लेते हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग चांस लेते हैं और उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इन्हीं दो चीजों के साथ आज मैं आपको एक चीज और दिखलाना चाहूंगा। ये एक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक लाइव साइबर थ्रेट मैप है, जो ये बतलाता है कि आप ऑनलाइन यहाँ पे इस थ्रेट मैप checkpoint.com एक वेबसाइट है, जहां पे जाकर आप एक चीज ये देख सकते हैं कि किस तरह से ऑनलाइन पूरे वर्ल्ड में साइबर थ्रेट एक दूसरे को दिया जा रहा है। ये कंट्री लेवल पे होता है, मैन टू मैन होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है। इसको आई थिंक मैं चाहूंगा कि इसको आपको लाइव भी करके दिखाऊं ताकि आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाए। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये लाइव साइबर थ्रेट मैप है, जो ये बतलाता है कि पर डे कितने थ्रेट्स, कितने साइबर अटैक्स जो हैं वर्ल्ड वाइड होती है। और ये बतलाने के लिए काफी है कि इतने बड़े पैमाने पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रिया, इजराइल, हर एक देश का ये आ रहा है यहाँ पे। और इधर में आप लाइव देख सकते हैं अटैक्स कहाँ कहाँ किन किन सर्वर्स पे हो रहा है। यहाँ पे टॉप टारगेटेड कंट्रीज जो हैं उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, मंगोलिया है, नेपाल है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, ताइवान है। ये सारे जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखला रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि साइबर अटैक, साइबर क्राइम की इंटेंसिटी क्या है और क्यों इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों के लिए जरूरी है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए था। अब मैं फिर से चलता हूं अपने स्लाइड्स पे।
अब मैं एक चीज और आपको बतलाना चाहूंगा यहाँ पर। साइबर क्राइम मेनली 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। एक होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट और कंट्री, दूसरा होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन, एंड तीसरा होता है साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये मूल रूप से ये 3 तरह के क्राइम्स होते हैं, जिसमें आप यहाँ पे एक चीज मैं और बतलाना चाहूंगा कि देखें, साइबर क्राइम अगेंस्ट कंट्री जो होता है, इसके लिए ऑलरेडी हमारे देश में या किसी भी देश में एक बहुत बड़ी सिस्टम बनी हुई है जो इसको कंट्रोल करने के लिए काम करती है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे यहाँ सर्टिन है। सर्टिन हमारे देश में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जिसको बोलते हैं, ये हमारे देश में किसी भी तरह के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे यदि कोई हमला हो जाए, अगर कंप्यूटर रिस्पांस, अगर साइबर वॉरफेयर जैसी स्थिति कभी आ जाए, तो उससे निपटने के लिए हमारे यहाँ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पे काम करती है और पूरे तन्मयता से काम कर रही है। लेकिन बात जब आपके पर्सनल साइबर अटैक्स की आएगी, जब साइबर फ्रॉड की आएगी, साइबर क्राइम की आएगी, तो वहां पर आपको ही अवेयर रहना है, आपको ही जागरूक रहना कि इस तरह के अपराध से कैसे बचेंगे। क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी क्राइम होने के बाद होगी, क्योंकि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो गया तो उसके पास आप पुलिस के पास जाके सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसलिए साइबर क्राइम अगेंस्ट कंट्री या साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अब जैसे सपोज कीजिए ओएनजी जैसी जो कंपनी है हमारी, वो उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां के साइबर सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी बहुत बड़ी एक एजेंसी लगी रहती है जो उसके सारे लूपहोल्स को चेक करते रहती है, उसको ठीक करते रहती है। लेकिन आपके डे टू डे लाइफ में किस तरह से हैकिंग हो रहा है, किस तरह से आपके मोबाइल को, आपके कंप्यूटर को हैक किया जा रहा है, किस तरह से आपके फेसबुक को हैक किया जा रहा है, ये जानना और इससे कैसे बचेंगे ये जानना कौन है सर? ये फिर क्या नाम था इसका? डिजिटल। आज के सेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, यही है। सबसे पहले हम जब बात करते हैं साइबर फ्रॉड की, तो साइबर फ्रॉड मूल रूप से इंडिया में, बिहार में कहीं या फिर पूरे इंडिया में जो मूल रूप से जो इसकी कैटेगरीज हैं वो है नहीं सोशल जानता। मीडिया फ्रॉड, दूसरा है व्हाट्सएप अल्लाह की फ्रॉड, और एक तीसरा है पीरियड। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। तो हम लोगों को इन्हीं ये जो 3 फ्रॉड्स के कैटेगरी हैं, ये तीनों कैटेगरी जो है हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इन्हीं तीनों विषयों पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको मैं बतलाऊं कि सोशल मीडिया फ्रॉड की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा ही कॉमन सा टाइप का फ्रॉड आया है, जिसमें फेसबुक मैसेंजर से कोई आपको मैसेज करता है और आपके जान पहचान वाले के नाम से आपको मैसेज आता है, और वो ये कहता है कि मैं किसी मुसीबत में पड़ गया हूँ, मेरे कोई जानने वाले हॉस्पिटल में हैं या एक्सीडेंट हो गया, इस तरह की कई सारी बातें होती हैं, और वो आपसे पैसे का डिमांड करता है। कई बार आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक फुलवड़िया थाने का एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, जो फुलवड़िया थाना गोपालगंज में है। वहां थाने के नाम से फेक प्रोफाइल बना के और लोगों से ठगी की जा रही थी। अब ऐसा कई बार होता है कि आप मान लीजिए कि कलेक्ट्रेट में पोस्टेड हैं, वहां डीएम साहब के नाम से फेक प्रोफाइल बना के उनका फोटो लगा के और को पैसा मांगेगा। कई बार लोग ये नहीं जानते हैं कि ये फेक भी हो सकता है और लोग पैसा पेमेंट कर देते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग ऐसे फ्रॉड को जाने कि ये फ्रॉड होता है, और अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि पता नहीं ये आपके सीनियर ऑफिसर हो सकते हैं, आपके परिचित हो सकते हैं, तो उनको कॉल करके, उनसे फोन पे बात करके, और तब इस तरह के मैसेज या इस तरह के जब पैसे की मांग की जाती है तो वहां पे हम लोग को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अदरवाइज कोई भी व्यक्ति अगर संकट में होगा तो मैसेंजर पे मैसेज नहीं करता है, वो आमतौर पे कॉल करेगा, आपको कॉल करके मांगेगा आपसे पैसा। तो इसलिए इस तरह के फ्रॉड, और आपको जान के आश्चर्य होगी कि बिहार में ऐसे हजारों केसेज आते हैं जिसमें लोग पैसा दे देते हैं। आप पूरे इंडिया में देखेंगे, आप कई सारे फेसबुक पे पोस्ट देखेंगे जहां आप लोगों ने ऐसा लिखना शुरू कर दिया कि मेरे नाम से फेक प्रोफाइल बना है, आप इस तरह के अगर कोई पैसा मांगता है तो अपना दें। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसमें आमतौर पे लोग ट्रैप हो जा रहे हैं अपने सीनियर के नाम पे, अपने बॉस के नाम पे, अपने सीनियर ऑफिसर के नाम पे। तो यहाँ हम लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहिए। और एक चीज और आप लोगों को मैं बतलाना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग अभी इस सेशन में, ऑलमोस्ट 40 लोग हैं यहाँ पे इस सेशन में अभी तक,
जितने भी लोग हैं, आप जो भी आज यहाँ सुन रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर इसे डिस्कस करें, ताकि सारे लोग इससे अवेयर हो सके, सारे लोगों को ये पता चल सके कि इस तरह की घटना होती है और इस तरह से हम लोगों को बचना है। कई बार होता है कि आप जब यहाँ इस सेशन को अटेंड कर रहे होते हैं तो आपको लगता है अच्छा ये चीज तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके बच्चे, आपके मदर फादर, कई सारे लोग होते हैं जिन्हें इन बातों की जानकारी नहीं होती है और वो ट्रैप हो जाते हैं। तो आज के इस सेशन को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर अपने घर में भी इसको डिस्कस करेंगे, किस तरह की घटनाएं होती है। उसके बाद है व्हाट्सएप लोगो फ्रॉड। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आप लोगों ने देखा है, अभी हाल में ही एक घटना हुई थी जिसमें एक बहुत बड़े अधिकारी का व्हाट्सएप पे डीपी में फोटो लगाकर और ठगी की जा रही थी। तो ये पेपर में भी आया है हम लोगों के यहाँ। तो ऐसे अगर कोई डीपी लगाकर आपको मैसेज करता है और आपको, आपसे पैसा मांगता है, आपसे किसी तरह का फेवर मांगता है, तो आपको ये बात समझना चाहिए कि व्हाट्सएप अकाउंट जो है ये कोई भी किसी का डीपी लगा के बना सकता है। तो कभी भी इस तरह के व्हाट्सएप पे डीपी लगा हुआ देखने के कारण, या फिर ये सोच के कि इसमें फोटो इनका है तो और मैसेज ये कर रहे हैं, हमें तो ये मैसेज आता ही है, तो इस पे बिलीव नहीं करना है। जब भी कोई अनयूजुअल मैसेज आए तो आपको जरूर कॉल करके बात करना चाहिए और उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि, और इसकी फैक्ट की जांच करनी चाहिए कि ये सही है या गलत है। उसी तरह से बिहार में आप लोगों ने देखा है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड के नाम पे खूब ठगी हुई इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे कि अभी जब से स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है तब से ये मैसेज ज्यादा आ रहा है कि आपका बिजली जो है कटने वाला है, अगर अभी आप अकाउंट को अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो आपका बिजली जो है कनेक्शन कट जाएगा। और इस नाम पे इतने लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि उनको लगता है कि वाकई में अगर हम नहीं करते हैं तो ये हमारा अकाउंट जो बिजली जो है वो कट जाएगा। देखिए यहाँ हमेशा समझिए कि आपको अगर लगता है कभी भी कि आपको करना चाहिए, ठीक है मैसेज आया, आपने मैसेज देख लिया, अब उसमें एक जो नंबर, कभी भी कंपनी जो है एक टोल फ्री नंबर देती है, कोई भी संस्था जो है एक आपको ऑफिशियल नंबर देती है, तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए और तभी उस, या उस पे लिंक पे, या वो जो मोबाइल नंबर दे, आप स्क्रीन पे भी देख सक रहे हैं, एक नंबर दिया गया है जिसपे कहा गया कि आप कॉल कीजिए, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस का नंबर है। तो इस तरह के नंबर पे कभी नहीं कॉल करना चाहिए। और एक चीज कि साइबर क्रिमिनल्स का आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी फेस किया होगा कि कई बार क्रिमिनल्स का फोन आता है, वो कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से बोल रहा हूँ, मैं केबीसी से बोल रहा हूं। तो जब भी इस तरह के कॉल्स आए और आपको ये लगता है कि ये कॉल फेक हो सकता है या किसी फ्रॉडस्टर का है, तो आप इमीडिएटली उस कॉल को कट कर दें, उससे लंबी कन्वर्सेशन न करें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑब्वियसली वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है इस काम के लिए, उसको पता है कि कैसे आपको मैनिपुलेट करके थोड़ी समय के बाद आप अगर लंबी बातचीत करेंगे तो वो आपको भरोसा दिला देगा। ऐसे कितने सारे लोग हैं। अभी मैंने देखा है, पटना की आपको बात बतला रहा हूँ, पटना में एक सीनियर लेडी ऑफिसर हैं, उनको पता है कि ये फ्रॉड हो रहा है, वो फ्रॉडस्टर है, और उससे लंबी बातचीत करने के कारण उनके अकाउंट से करीब 10,000 रुपया कट गया। तो लंबी बातचीत आप करेंगे तो आप कितने भी समझदार हो, वो क्लास 1 अफसर हैं जिस मैडम की मैं बात कर रहा हूँ, और उनके साथ भी फ्रॉड हो गया क्योंकि वो लंबी कन्वर्सेशन की उसके साथ। तो लंबी कन्वर्सेशन हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। अब एक है व्हाट्सएप कोड फ्रॉड। ये एक बड़ा ही यूनिक टाइप का फ्रॉड है जो होता है और आमतौर पे हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसमें क्या होता है, पहले हम लोग सुनते थे कि कॉल आता है और लोग कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट अपडेट करना है नहीं तो बंद हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पूरे इंडिया में लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि लोगों को पता है कि ये फ्रॉड कॉल होता है, तो वो क्या करते हैं, उसे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं बतलाते। अब क्या नई एक पैटर्न आ गई है लोगों में, क्रिमिनल्स में, कि अब वो कहते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि ओटीपी नहीं लेना चाहिए,
इसलिए मैं आपसे आपके बैंक का ओटीपी नहीं मांग रहा हूँ। आपके व्हाट्सएप पे एक आपका व्हाट्सएप का एक कोड गया है, वो कोड दे दीजिए ताकि आपके व्हाट्सएप पे मैं अपडेट कर दूं। और इस तरह से करके वो आपके व्हाट्सएप का कोड लेके अपने मोबाइल में उसे इंस्टॉल कर लेता है। और इंस्टॉल करने के बाद आपके व्हाट्सएप से वो दूसरे लोगों से ठगी करता है। और फाइनली जब अगर कहीं ठगी हो गई तो वो आदमी आपके व्हाट्सएप नंबर पे जाके एफआईआर कर देगा। तो इस तरह से बिना किसी गलती के आप पे एफआईआर हो सकता है। इसलिए हम लोगों को कोड किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का एसएमएस हो, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपने कोई मार्केटिंग नहीं किया है, आपने कोई व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं किया है, कोई टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है और फिर भी आपके मोबाइल पे यदि इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है, ओटीपी आ रहा है व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, तो आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके ओटीपी को आपके व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को, फेसबुक को कोई अटेम्प्ट कर रहा है इंस्टॉल करने का। और इसमें एक चीज और आपको नई बात मैं बतला रहा हूं, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत न हो कि मैंने ओटीपी नहीं बताया है। इसका मतलब आपके साथ वो आपका जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, वो सुरक्षित है। ये आप बिल्कुल इस गलतफहमी में न रहें। आपने देखा है कि व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे एक सुविधा है ओटीपी ऑन कॉल। कॉल पे भी ओटीपी लिया जाता है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ओटीपी आप नहीं शेयर करेंगे, उसके बाद दोबारा से इंस्टॉल करने पे ओटीपी कॉल पे जाएगा और फ्रॉडस्टर उस कॉल ओटीपी के द्वारा आपका व्हाट्सएप जो है इंस्टॉल कर लेगा अपने सिस्टम में। अब ये है कि ये कॉल ओटीपी तो मेरे पास आया और ओटीपी का कॉल कैसे चला जाता है दूसरे पे। इसमें होता क्या है, एक और भी फ्रॉड है जिसे कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग फ्रॉड। इसमें क्या होता है, एक कोड होता है या फिर एक मोबाइल में ऑप्शन होता है कि आप अगर उस नंबर को क्लिक करते हैं तो आपका कॉल जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर पे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से अगर वो फॉरवर्ड कर लेता है तो ओटीपी आप पे आएगा, लेकिन कॉल पे जो ओटीपी आना है वो उस पे चला जाएगा। और इस तरह से आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम को वो अनइंस्टॉल करके अपने पे इंस्टॉल कर लेगा, 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा देगा और दोबारा से आप फिर उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अपने मोबाइल को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपना किसी के कहने पे कोई भी उसमें सेटिंग नहीं करना चाहिए। और व्हाट्सएप को, फेसबुक को, सारे में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए। आगे चलते हैं, एक और फ्रॉड है ओएलएक्स फ्रॉड। ये फ्रॉड भी बड़ा तेजी से फैल रहा है और आश्चर्य की बात है कि इस तरह के फ्रॉड में हम लोग बहुत आसानी से फंस जाते हैं। ओएलएक्स पे यदि आपको कोई सामान बेचना है, आपको एक कॉल आता है कि मैं आपको आपका सामान लेना चाहता हूं। उसके बाद अब वो अपना आई कार्ड, आम तौर पे आप देखेंगे कि इस तरह का आई कार्ड जो आर्मी वाले होते हैं, आर्मी का आधार कार्ड, उसका आइडेंटिटी कार्ड, इस तरह के लोग शेयर करते हैं और कहते हैं कि मैं आर्मी से हूं। और उसके बाद वो आपको एक नंबर देते हैं कि इस पे आप ₹1 भेज रहा हूँ, पहले इसको चेक कर लें। और जब आप उसको चेक करते हो उसके बाद आपके साथ फ्रॉड होता है। तो इसमें एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि इसमें आमतौर पे वो जो क्रिमिनल है वो कहता है कि यहाँ पे का बटन है, वहां पे आप पे कर दीजिए तो आपके साथ ये जो पैसा है आपके अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे लोग बड़ी छोटी सी बात नहीं समझते हैं कि पे का मतलब होता है पे करना, न कि आपके अकाउंट में वो पैसा आएगा। तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए भी हम लोगों को अवेयर रहने का जरूरत है। और दूसरी बात, कभी भी आंख मूंद के इस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि अगर आधार कार्ड कोई दे रहा है, आईडी कार्ड कोई दे रहा है तो जेन्युइनली आर्मी का मैन ही होगा। देखिए इस तरह की और ये जो गैंग होते हैं ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, साइबर क्राइम का ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है जो इसी तरह का काम दिन रात करता है और उनके पास कई सारी टेक्निक्स होती हैं। तो इनसे आपको समझना चाहिए कि ओएलएक्स पे फ्रॉड होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए, लोगों को भी बताइए कि अगर कभी ओएलएक्स पे कोई आप सामान बेचना चाहते हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि कहीं आपके साथ फ्रॉड नहीं हो जाए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक बिल्कुल रिसेंट अभी फ्रॉड शुरू हुआ है जिसमें लोग खास करके आप कह सकते हैं इसको कि कोरोना के बाद,
कोरोना के बाद ये हम लोगों का एक ऑनलाइन डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेने का एक अच्छा हैबिट बन गया था, जिसके कारण अब इसी को आधार बना के बड़े पैमाने पे साइबर फ्रॉडस्टर जो फ्रॉड कर रहे हैं। इसमें वो करते क्या हैं कि आप ऑनलाइन सर्च करते हैं किसी डॉक्टर का नंबर, वो फेक अपना किसी भी पॉपुलर जितने भी आपके शहर में, बड़े बड़े शहरों में जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उसका फेक आईडी बना के वो रखते हैं। और जब वो आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो उन्हीं का वो फ्रॉडस्टर्स का नंबर आता है, आप उस पर लगाकर पैसा पे कर देते हैं। और बाद में जब डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो आपको वो कहता है कि मेरे यहाँ तो कोई नंबर लगा ही नहीं है। तो ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन यदि आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं डॉक्टर का, तो आप कॉल करके उनसे बात करें। इवन कॉल भी करना है तो उनके ऑफिशियल साइट पे जाइए। आप निश्चिंत होके, सबसे पहले आमतौर पे हम लोग जो डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेते हैं या उनके बारे में जानते हैं तो justdial.com जो है उस पर हम लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उस पर जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि justdial.com अगर है, वहां पे अगर कोई नंबर शो करा है तो उसी पे कॉल करें। उसके अतिरिक्त और कहीं अगर गूगल पे तो कभी सर्च मत कीजिए। गूगल पे सर्च करके आप यदि किसी व्यक्ति का नंबर निकाल रहे हैं तो इस बात की 100% संभावना है कि आप साइबर फ्रॉड में फंस जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेना हो तो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहिए, उनके जस्ट डायल के ऑफिशियल पेज पे जाना चाहिए और वहां से वो नंबर निकाल के उनसे कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद ही पेमेंट करना चाहिए। तो ये कुछ नए तरह के फ्रॉड्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद एक और स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड होता है। ये भी वैसे तो सुनने में ये बड़ा आश्चर्य की बात लगती है कि कोई कैसे किसी के कहने पे अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है और उसके बाद उसके साथ फ्रॉड होता है। देखिए इस तरह के स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉड क्या है, ऐसे मामलों में देखा गया है कि लोग साइबर फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो कॉल करते हैं और आपको किसी भी नाम पे लालच देके, लॉटरी निकला है इसके नाम पे, गाड़ी निकली है इसके नाम पे, या बैंक से बोल रहा हूँ इसके नाम पे, आपको आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं। जैसे एनीडेस्क तो बहुत ही पॉपुलर नाम है, उसके बाद टीम व्यूअर है और भी कई सारे स्क्रीन शेयरिंग एप्लीकेशन है जिसको वो डाउनलोड करवाते हैं, सारा रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने मोबाइल में और उसके बाद आपके अकाउंट से वो पैसा निकल जाता है। तो यहाँ ये हम लोगों को जानना चाहिए कि किसी के कहने पे अपने मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड मत कीजिए। किसी भी का मतलब है ऑब्वियसली किसी अनजान आदमी के कहने पे आपको इस तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आप लोग ने केबीसी के नाम पे होने वाले फ्रॉड के बारे में शायद सुना होगा। व्हाट्सएप पे आमतौर पे एक मैसेज आता है जिसमें केबीसी का इसी तरह का फोटो लगा होता है और एक ऑडियो मैसेज होता है। उस मैसेज में ये रहता है कि आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है केबीसी में, आपको प्रोसेसिंग फी के नाम पे कुछ पेमेंट करना होगा। इसके लिए दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और बात करें। आप जब उस नंबर पे बात करते हैं तो वो फ्रॉडस्टर्स का नंबर होता है, वो प्रोसेसिंग फी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे आपसे थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेना शुरू करता है और इसी तरह से करते हुए 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया तक वो ले लेता है। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह का कोई भी लॉटरी केबीसी नहीं लगाती है। और आपको मैंने शुरू में ही बताया कि इस तरह की जितनी भी फ्रॉड होती है उसमें हमारा लालच होता है। तो अगर 2 रुपया भी कोई आपको दे रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सही नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। फ्री में कोई 1 रुपया नहीं देगा आपको, 25 लाख का वो लॉटरी कैसे देगा? तो ये बात हम लोगों को जाननी चाहिए। अब आते हैं खास करके ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ्रॉड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जो 2 तरह के मेजर क्राइम है, एक है सोशल मीडिया क्राइम, दूसरा ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में खास करके जो होता है वो एक है एटीएम क्लोनिंग। एटीएम क्लोनिंग किसे कहते हैं? आपने एटीएम में जाकर पैसा निकाला, आप घर हैं और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से एटीएम के थ्रू पैसा निकल रहा है। अब आप सोचेंगे कि मेरा एटीएम तो मेरे पार्ट से, तो ये पैसा कैसे निकल रहा है एटीएम से? तो यहाँ पे होता क्या है कि क्रिमिनल्स जो हैं आपके एटीएम का क्लोनिंग बना लेते हैं और क्लोनिंग करके
वो आपका एटीएम आपके पास होता है और आप ही के एटीएम से वो पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे एक दिखला रहा हूँ। ये देखिए, यही स्कीमर है जिसकी मदद से वो पासवर्ड लेता है। ये हाथ में आप कीबोर्ड यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कीबोर्ड लिए हुए है, ये कीबोर्ड ऊपर से लगा देता है और ये स्कीमर है जिसे ये कार्ड स्वैपिंग स्लॉट पे लगा देता है। आप जब अपना यहाँ पे कार्ड स्वैप करते हैं तो ये सारा डिटेल्स इस स्कीमर में स्टोर हो जाता है। आपका पासवर्ड इस कीपैड पे स्टोर हो जाता है और इसके बाद क्रिमिनल्स जो हैं एक नया एटीएम कार्ड बना के उसमें ये पासवर्ड डाल के आपके अकाउंट से पैसा निकालते हैं। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अगर आपका एटीएम आपके पास है और आपके अकाउंट से पैसा एटीएम के थ्रू निकलने लगा, इसका मतलब आपका कार्ड क्लोन हो गया है। तो उस स्थिति में इमीडिएटली जो काम हम लोगों को करना चाहिए वो ये कि अपने एटीएम का पासवर्ड जाकर बदल देना है। इमीडिएटली ये काम करना है आपको। दूसरा है फ्रॉड कॉल। फ्रॉड कॉल हालांकि आजकल बहुत ही कॉमन है कि लोग कॉल करके कहते कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, तो आपका आधार अपडेट नहीं है, तो उसके नाम पे ओटीपी शेयर करते हैं और इस तरह से आपका फ्रॉड होता है। उसके बाद है कार्ड एक्सचेंज। ये जो घटनाएं हैं ये आमतौर पे महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ होता है, जहां पे वो एटीएम रूम में गई हैं और पैसा निकाल रहा है बच्चा या महिला। क्रिमिनल्स जो हैं जानबूझ के धक्का देते हैं और उनका एटीएम गिरा के, और बाद में दूसरा जो चोरी का एटीएम मार्केट में मिलता है, आमतौर पे रेलवे में जो पर्स पिक पॉकेटर्स ले लेते हैं उसको वो बेच देते हैं और वही वाला दूसरा फेक एटीएम कार्ड जो है वो एक्सचेंज करके आपको दे देता है और आपका वो एटीएम कार्ड लेकर और उससे वो पैसा निकाल लेता है। उसके बाद है फिशिंग मेल। फिशिंग मेल क्या होता है कि आपको एक मेल आता है, उस मेल में आपको कहेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये बैंक से आया है मेल, या आपके अमेजन से आया है, या आपके फेसबुक से आया है, और उस पर एक लिंक देगा और कहेगा आप अपने अकाउंट को अपडेट कीजिए। आपको देखने में वो बिल्कुल आपके बैंक की तरह ही लगेगा। उसमें मान लीजिए कि ICICI.com है, तो उसमें मात्र एक ICICI के जगह 2 बार C लिख देगा और जो इतना माइनर होगा कि आप पकड़ नहीं पाएंगे, और उस लिंक पे क्लिक करके जैसे ही आप जाएंगे और अपना डिटेल्स डालेंगे आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो ये फिशिंग मेल फ्रॉड है। उसके बाद एक होता है लॉटरी फ्रॉड। लॉटरी फ्रॉड ऑब्वियसली मैंने जो आपको सबसे शुरू में एक स्क्रीन दिखलाया था जिसमें 80 लाख रुपए की एक महिला के साथ ठगी हुई थी, वो लॉटरी फ्रॉड ही था, जिसमें उसको 12 लाख रुपए की लॉटरी में गाड़ी निकलने का प्रलोभन दिया गया, लालच दिया गया, और वो महिला धीरे धीरे करके पहले 5,000 रुपया दी, फिर 10,000 रुपया दी, फिर 50,000 रुपया दी, फिर 2 लाख दी, फिर 4 लाख दी। ऐसे ऐसे करके आप सोच लीजिए क्लास 1 अफसर है और इतनी बेवकूफ कि वो 15 लाख 20 लाख रुपया तक वो खुद दी और 20 लाख रुपया के बाद अपने हस्बैंड को बतलाई, और दोनों को लगा कि शायद वो आमतौर पे क्रिमिनल बोलता है कि ठीक है 5 लाख रुपया और दे दिए तो सब पैसा आपको वापस हो जाएगा, गाड़ी भी मिल जाएगा। और 20 लाख के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ दोनों मिल के पैसा देना शुरू किया और उसके बाद 80 लाख रुपया का फ्रॉड हुआ उसके साथ। तो इस तरह के फ्रॉड खूब होते हैं। इस तरह के फ्रॉड के लिए हम लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम लोग इन चीजों को जाने कैसा फ्रॉड होता है, इन चीजों से हम लोग को बचना है। उसके बाद है स्पूफ कॉल। स्पूफ कॉल एक बड़ा साइबर क्राइम है जिसमें आपके जानने वाले के, सपोज कीजिए आपके कोई बॉस हैं, बॉस के नंबर से आपको कॉल आएगा और कॉल पे वो कहता है कि मैं फलाना बोल रहा हूँ कि तुम्हारा आवाज साफ नहीं रहा, ऐसा करते हैं और तुमको दूसरे नंबर से कॉल करते हैं। स्पूफ कॉल में क्या होता है कि आपके बॉस का जेन्युइन नंबर जो है वो नंबर आपके मोबाइल पे डिस्प्ले करता है, लेकिन वो लंबा नहीं होता है, मात्र 20 सेकंड 25 सेकंड तक ही वो चलता है। इसलिए वो कहता है कि आवाज साफ नहीं आ रहा है, मैं दूसरे नंबर से करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको भरोसा हो जाता है कि पिछला नंबर जो था वो तो मेरे बॉस का ही था, ये दूसरे नंबर से कर रहे हैं, इसका मतलब कि जेन्युइन आदमी है। और फिर वो आपसे पैसे की ठगी करता है, पैसे की डिमांड करता है, आप अपने सीनियर समझ के, बॉस समझ के उसको दे देते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं पटना रेलवे में हो चुकी है जहाँ पे इस तरह की लोगों के साथ ठगी हुई है। तो हम लोगों को चाहिए कि इन चीजों से हम लोग अवेयर रहें, बचें, जाने कि ये क्या होता है। अब है कि इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने का तरीका क्या है।
देखिए कोई स्कीमर लगा देगा एटीएम मशीन में तो आप ट्रैप हो सकते हैं। स्पूफ कॉल का डेमो दिया जा सकता है, अभी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड करके उसको चेक कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे जो उपलब्ध है उस पर 5 सेकंड से 10 सेकंड तक का आपको स्पूफ कॉलिंग का डिटेल्स मिल जाएगा। ये एक मैसेज आया था जिसको मैंने अभी यहाँ पे बतलाया है ना। और ओके, तो इस तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप यूनो ऐप जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल अपने बैंक एप्लीकेशन को, अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए करें। देखिए इस तरह के एप्लीकेशन की खासियत क्या है कि ये आपके बैंक अकाउंट को ऑन ऑफ करता है। ऑन ऑफ करने का मतलब होता है कि जब आप चाहेंगे तब उससे पैसा निकलेगा, और जब आप उसको ऑफ कर देंगे तो जैसे आप लाइट जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए स्विच को ऑन ऑफ करते हैं उस तरह से वो है। उसके बाद आप ऑफ कर देंगे तो वो फिर अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। और इसमें एक चीज और होता है कि इसमें कई सारी की सुविधा दी हुई, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं या फिर आप पॉज परचेजिंग करते हैं, कार्ड स्वैप करके कहीं से मार्केटिंग करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं जिसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। ई कॉमर्स हो, पॉज परचेजिंग हो, डोमेस्टिक मार्केटिंग हो या इंटरनेशनल मार्केटिंग हो, हर को अलग अलग ब्लॉक करने का इसमें सुविधा दिया गया है। इसलिए आप लोग को फाइनेंशियल फ्रॉड से यदि, और इसमें एक चीज और है, आप पूरे के पूरे एटीएम कार्ड को अपना ब्लॉक मतलब ऑफ कर, ब्लॉक नहीं करना है, यहाँ पे ऑफ करना बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी बतलाया कि स्पूफ कॉल का अभी हम लोग डेमो नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, और मैंने ये भी आप लोगों को बतलाया कि ये स्पूफ कॉल का एप्लीकेशन उपलब्ध है, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं। ओके, और इसमें ये एक सुविधा और है कि यूनो ऐप पे आप अपने एटीएम कार्ड को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे एटीएम कार्ड को तो एटीएम कार्ड यदि आपका चोरी हो जाए, एटीएम कार्ड आपका अगर क्लोन हो जाए, फिर भी उससे पैसा नहीं निकलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी सुविधा है जो लगभग सारे बैंकों में है। तो आपका जो भी बैंक हो, जैसे मैंने यहाँ जितना मुझे पता है उन सारों का मैंने लगाया है। यूनियन बैंक के साथ जितने लोगों का कोलैबोरेशन है वो सारे बैंक यहाँ हैं, आईसीआईसी बैंक है, यूनो है, पीएनबी के साथ जितने का कोलैबोरेशन है वो सारे बैंक का यहाँ पे दिया गया है। तो आप अगर इसमें से किसी भी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको इसका एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। और कैसे आप उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे, अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं आपको लास्ट में एक यूट्यूब का एक चैनल भी बतलाऊंगा जहां जाकर आप उसको देख सकते हैं कि हाउ टू यूज यूनो ऐप, हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को बतलाना चाहूंगा। अगर किसी के साथ एटीएम फ्रॉड हो जाता है, वो किसी भी तरह का कोई बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर नहीं करता है, जैसे अब वो कोई ओटीपी नहीं बतलाया, उसको कोई मैसेज नहीं आया, और न तो उसको कोई कॉल आया, तो ऐसी स्थिति में अगर उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है तो इसमें बैंक की पूरी जिम्मेदारी होती है और बैंक पूरा पैसा आपका वापस करता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है आरबीआई का, वहां पे आपको कंप्लेन करना होता है। ये ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। इसके लिए मान लीजिए ऐसी घटना किसी के साथ हुई है तो उसको सबसे पहले जाके बैंक में एक सूचना देना चाहिए कि मेरे साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है जिसमें मैंने कोई भी बैंकिंग क्रेडेंशियल शेयर नहीं किया है, मुझे कोई भी फ्रॉड कॉल्स मैसेजेस नहीं आए हैं। ऐसा करके बैंक को आपको देना चाहिए। बैंक अपना इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती है और बैंक 1 महीने के अंदर आपको रिप्लाई करती है कि वो पैसा वापस करेगी या नहीं करेगी। यदि पैसा वापस कर देती है तो ठीक है, यदि पैसा वापस नहीं करती है तो आपको आरबीआई में एप्लीकेशन देना चाहिए, आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में। वहां से वो बैंक को डायरेक्शन देती है, इंटरनल जांच करने के लिए कहती है, और फिर आरबीआई खुद उसकी इंटरनल जांच करती है। अगर वो पाती है कि आपने कोई भी क्रेडेंशियल शेयर नहीं किया है तो आपका पैसा पूरा वापस हो जाता है। और ऐसा मैंने कई लोगों को करवाया है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी मामला हो तो आप आरबीआई से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, 3 दिनों के अंदर आपको बैंक में सूचना देनी होगी इस तरह के फ्रॉड का। उसके साथ सारा रिलीवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन के साथ, और पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा इमीडिएटली अपने नियरेस्ट थाना में। यहाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आमतौर पे लोग पूछते हैं कि साइबर क्राइम की स्थिति में हम एफआईआर कहाँ कराएंगे या एप्लीकेशन कहाँ देंगे, तो इसको भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ अभी पूरे विस्तार से। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज की साइबर पोर्नोग्राफी। साइबर पोर्नोग्राफी आप डे टू डे आप लोग देख रहे हैं कि हर एक दिन 2 दिन पे हम लोगों ने देखा है कि कोई वीडियो वायरल हो जाता है, और अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए, किसी महिला का वीडियो वायरल हो जाए, तो इसमें कई सारी चीजें होती हैं जिसके कारण लोग पुलिस के पास नहीं जाना चाहता है। मान लीजिए किसी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, किसी महिला का वीडियो किसी पोर्नोग्राफिक साइट पे अपलोड हो गया है, तो वैसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए शायद ही बहुत कम लोगों को ये पता है कि अगर किसी महिला का वीडियो किसी भी पोर्नोग्राफिक साइट पे अपलोड हो गया है, तो बिना पुलिस की मदद के भी वो अपना वीडियो वहां से रिमूव करा सकती है। इसके लिए किसी डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत नहीं है, किसी लीगल फॉर्मेलिटीज का जरूरत नहीं है। जस्ट वहां पे एक कंटेंट्स रिमूवल फॉर्म होता है, उसको फिल कर देना है और उसमें ये लिख देना है कि ये इंडिया में ऑफेंस माना जाता है पोर्नोग्राफिक कंटेंट्स पब्लिश करना, और वो कोई भी वेबसाइट हो वहां से रिमूव कर देती है। दूसरा, अगर वहां पे कंटेंट्स रिमूवल फॉर्म नहीं है तो वहां पे ईमेल एक दिया जाता है, उस ईमेल पे आप यही मैसेज और वो स्क्रीनशॉट लगा के यूआरएल शेयर कर देते हैं पोर्नोग्राफिक साइट का, तो जो भी वेबसाइट है वो उसको रिमूव कर देती है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बतलाना चाहूंगा। अभी एक नया ट्रेंड जो चला हुआ है साइबर क्राइम का, जिसमें फिर आपको अचानक से एक वीडियो कॉल आता है, आप जब कॉल रिसीव करते हैं तो वहां पे आपको एक महिला दिखती है जो बिल्कुल न्यूड होती है, और आपसे भी वो न्यूड आने के लिए ऑफर करती है कि आप न्यूड आइए। और फिर आमतौर पे ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि उस तरह से अगर कोई महिला प्रोवोक करे तो वहां पे लोग न्यूड आते हैं और उसका वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करती है। तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग को हम लोग बोलते हैं सेक्सटॉर्शन, और ये आज बड़े पैमाने पे इंडिया में हो रहा है, और इनसे हम लोगों को बचना चाहिए। इसका बचने का सबसे आसान तरीका है कि अगर कोई अचानक से आपको वीडियो कॉल करता है अननोन नंबर से, अननोन नाम से, तो आपको रिसीव नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको कभी भी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर किसी महिला के नाम से जिसको आप नहीं जानते अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको कभी एक्सेप्ट मत कीजिए। वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का गैंग है जो आपको मैसेज करता है। आप जैसे ही उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है, सबों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, सारे में चला जाता है, और फिर आपको वो न्यूड वीडियो कॉल करता है। आप उसमें ट्रैप हो जाते हैं, और फिर आपके जितने फ्रेंड लिस्ट में लोग होते हैं उनको वो भेजता है और आपको ब्लैकमेल करता है। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप इस तरह के वीडियो कॉल्स को अवॉइड कीजिए, स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडशिप नहीं कीजिए। और ऐसी यदि कोई घटना हो जाए तब क्या करेंगे। ऐसी यदि कोई घटना हो जाए तो इसमें वो पैसे की डिमांड करता है, आप 1 रुपया उसको मत दे, 1 रुपया उसको देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप उसको पैसा देते हैं तो उसका डिमांड और बढ़ेगा। आपको आप लोगों ने सुना होगा, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैंने शुरू में भी एक स्क्रीनशॉट इसका दिखलाया था जिसमें 12 लाख रुपए की ठगी उस लड़के के साथ हुई है मुंबई में। तो इस तरह का अगर होता है तो इसमें जस्ट आपको कहना है कि तुमको जो करना है करो, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, और पुलिस को जाकर मैं इन्फॉर्म कर दिया हूँ, एफआईआर करवा दिया हूँ। इस तरह से आपको उसको रिप्लाई करना चाहिए। इस तरह का रिप्लाई करने पे वो आम तौर पे आपको डिफेम नहीं करेगा, फिर वो छोड़ देता है। अदरवाइज आप पैसा दे न दे, अगर वो चाहेगा तो वो आपके जितने फ्रेंड सर्किल में लोग हैं सारे को मैसेज करेगा, और कर ही सकता है। और इसमें एक और चीज है कि यदि इस तरह का वो डिफेम करने के लिए वीडियो शेयर किया है, वायरल कर दिया है, किसी को भेज दिया है, तो इससे बेहतर है कि आप खुद अपने फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप खुद इसको
कन्फेस करें कि इस तरह का घटना मेरे साथ हुआ है जो कि एक साइबर क्राइम है और इससे आप लोग बचें। अगर कोई मेरे नाम पे पैसे की मांग करता है या फिर मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है तो आप उसको इग्नोर कीजिए। इस तरह का करके आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुद ही एक स्टेटमेंट डाल देना चाहिए, एक पोस्ट शेयर कर देना चाहिए। और ऐसे मामलों में आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस मदद करती है। ऐसे मामलों में और किसी का आप मदद न लें। किसी भी थर्ड पार्टी, थर्ड एजेंसी आपकी इसमें मदद नहीं करती। आमतौर पे मैंने कई बार देखा है कि साइबर क्राइम से बचाने के नाम पे, साइबर क्राइम होने के बाद उसका सोल्यूशन देने के नाम पे भी लोग ठगे जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बतलाना चाहूंगा कि किसी भी तरह का साइबर क्राइम यदि आपके साथ होता है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस आपकी मदद कर सकती है। आप नजदीकी थाने में, नजदीकी पुलिस से ही संपर्क करें या साइबर सेल की मदद लें। आप ये कंटेंट रिमूवल फॉर्म है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बतलाया था कि यदि कोई वीडियो, फोटो किसी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है तो आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल करना है, फिल करके सबमिट कर देना है। विद इन ए डे वो वीडियो जो है वहां से रिमूव हो जाएगा पोर्नोग्राफिक साइट से। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बतला दूं जानकारी के लिए कि दुनिया में जितने भी पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं उसका 80% जो है xvideos.com का है, 80%। तो यदि कोई वीडियो जिसपे स्क्रॉल करता हुआ आपको वीडियो के बीच में दिखे दिस वीडियो इज अपलोडेड ऑन xvideos.com, तो आप समझ जाइए कि xvideos का है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये एक साथ सैकड़ों वेबसाइट पे रन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह के कंटेंट रिमूवल फॉर्म को फिल करना चाहिए ताकि एक बार यदि xvideos.com का ये फॉर्म फिलअप आप कर देते हैं तो सारे वेबसाइट से वो वीडियो को रिमूव कर देता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसकी जानकारी आम तौर पे लोगों को नहीं है और बड़े पैमाने पे लोग डिफेम होते। आप मेरी एक यूट्यूब चैनल है कामता साइबर tv.com, आप उस पे जाकर देखेंगे मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू रिमूव एक्स वीडियोज, हाउ टू रिमूव पोर्नोग्राफिक porn वीडियो फ्रॉम पोर्नोग्राफिक वेबसाइट। उस पे आप जाके कमेंट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे लोग इससे परेशान हैं लेकिन उनको कोई जानकारी के अभाव में वो उसको रिमूव नहीं करा पाते हैं। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इस बात को कोई शेयर करना नहीं चाहता है, कोई महिला या कोई लड़की इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करती है। तो यदि आप आज ये बात सुन रहे हैं तो आपको चाहिए कि कोई आपसे नहीं भी शेयर करता है तो इन बातों को लोगों के साथ शेयर कीजिए कि ऐसा होता है, ऐसे अगर कोई वीडियो अपलोड हो गया है तो उसको रिमूव कराया जा सकता है बिना किसी को बताए, बिना किसी की मदद से, बिना किसी पुलिस के इंटरफेयर या लीगल कॉम्प्लिकेशन के। उसके बाद एक चीज और है यहाँ पे कि आज के समय में ऑनलाइन गेमिंग, इंटरनेट सर्फिंग, इस पे चूंकि कोरोना के बाद से हम लोगों ने बच्चों के मोबाइल, हाथ में मोबाइल दिया है तो उनकी एक्टिविटी को हम लोगों को रेगुलरली फॉलो करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह के कंटेंट्स को देख रहे हैं, किस तरह के वेबसाइट को सर्व कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आज के डेट में बन गया है। ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से बच्चों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड किया जा रहा है। बच्चों को आपने देखा होगा एक लूडो गेम है, आजकल लूडो गेम चला हुआ है। अभी पटना में एक केस रिपोर्ट हुआ है जिसमें लूडो गेम के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी हुई उसके साथ। उसके अकाउंट में पैसा मंगा के फ्रॉडस्टर उसको कुछ पैसा इनाम के तौर पे देता था, बाकी पैसा उसको ट्रांसफर करा के अपने अकाउंट में ले जाता था। और चेन्नई पुलिस उसको उसके अकाउंट पे FIR की और पटना से उठाकर उसको ले गई है अपने साथ चेन्नई पुलिस। तो इस तरह के ऑनलाइन गेमिंग में बहुत संभावना है कि बच्चे ट्रैप हो जाएं। इसलिए चूंकि इसमें छोटा छोटा अमाउंट होता है, 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए का वो प्रलोभन देता है। अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं और इस तरह से उनके साथ साइबर क्राइम हो जाता है। तो हम लोगों को बच्चों की एक्टिविटी पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का फेक प्रोफाइल बन जाता है, यदि किसी महिला का फेक प्रोफाइल बन जाता है तो वैसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? वैसी स्थिति में सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए ताकि आप उसके आधार पे थाने में जाके कंप्लेन कर सके। दूसरा URL नोट कर लेना चाहिए, जैसे फेसबुक पे होता है ना www
facebook.com/user और बाकी यूजर्स का डिटेल्स होता है उसमें। तो वो जो URL होता है उसको हम लोगों को नोट करके रखना चाहिए, ताकि उसी के आधार पे पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन करती है। और कोई भी एविडेंस, कोई भी जानकारी जो है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई मैसेज आया तो मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए, कोई अगर उस पर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको डिलीट नहीं करना चाहिए। इस तरह से कोई भी एविडेंस जो है वो डिलीट नहीं करना चाहिए, ताकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है। पुलिस में यदि कोई कंप्लेन करने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीनशॉट जो है पूरे कंप्यूटर या लैपटॉप से लेना चाहिए। कभी भी मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लेन नहीं करना चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है। सोशल मीडिया पर महिलाओं को डिफेम करने का जो मूल रूप से कारण है वो जेलेसी, रिवेंज, पॉलिटिकल, कॉम्युनल, ये आज के डेट में हम लोगों ने काफी देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने रिवेंज को और अपने जेलेसी को पॉलिटिकल या कम्युनल कारण से सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज बतलाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कभी भी अपने पर्सनल ओपिनियन को शेयर करने के लिए मत कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करने की आपकी आदत है, तो आज की आज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए, लीव कर जाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी हर एक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग होती है। बहुत आसानी से आपको कोई भी देख सकता है कि आप पिछले 2 साल में, 4 साल में आपने किस तरह का कॉम्युनल मैसेज किया है, किस तरह का पॉलिटिकल मैसेज किया है। ये सारी चीजें बहुत आसानी से देख सकती है। अगर उसमें कुछ भी ऐसा रहा जिसके कारण कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो पुलिस बहुत आसानी से आपको पकड़ सकती है और लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप पड़ सकते हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत बैलेंस्ड वे में हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप खुद विक्टिम भी हो सकते हैं, खुद आप एक सस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो हम लोगों को दोनों चीज से बचना है। एक स्मार्ट यूजर की तरह हम लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने बेहद व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन, बेहद व्यक्तिगत फोटो, वीडियो, इसको शेयर बिल्कुल नहीं करना है। उसके साथ ही कोई भी कॉम्युनल कमेंट, पॉलिटिकल कमेंट हम लोगों को फेसबुक पे नहीं करना चाहिए। फेसबुक पे आपको फेसबुक एक बहुत बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है और जिसके वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं। और इंडिया, आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में फेसबुक के सबसे ज्यादा यूजर हैं। तो आपको इसके प्राइवेसी सेटिंग को जरूर एक बार चेक कर लेना चाहिए और सारी जितनी सेटिंग्स हैं उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना चाहिए, ताकि आप इसको समझ सके। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन एंड टैगिंग एक ऑप्शन है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बतला दूं, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिव्यू करना। टाइमलाइन टैगिंग में अगर आप पब्लिक किए हुए हैं तो इसका मतलब क्या होगा। एक घटना बतला रहा हूं मैं। एक महिला के प्रोफाइल पे एक ऑप्शंस पिक्चर उसके प्रोफाइल पे, उसके टाइमलाइन पे अचानक से आता है। उस महिला को नहीं पता है, लोग जो देख रहे हैं, चूंकि वो टैग में थी तो उसके टाइमलाइन पे आया तो लोगों को लगा कि ये महिला इस फोटो को शेयर की है, उस ऑप्शंस फोटो को शेयर की है, जबकि महिला को पता ही नहीं कि कौन शेयर कर दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टैगिंग को हम लोग पब्लिक किए रहते हैं। इसको हमेशा ऑनली में करके रखिए, कस्टमाइज करके रखिए, रिव्यू ऑप्शन पे डाल के रखिए, ताकि अगर कोई आपको टैग करे तो पहले आप चेक कीजिए, उसके बाद उसको आप अगर शेयर करना है तो शेयर करें, अदरवाइज उसको डिलीट करें। उसी तरह व्हाट्सएप के भी प्राइवेसी सेटिंग को आपको जरूर देख लेना चाहिए। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपका कोई भी बैंकिंग अकाउंट हो, ऑनलाइन अकाउंट हो, या फिर आपका टेलीग्राम हो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन या 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आपको जरूर अपने अकाउंट में इनेबल रखना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत हाई रिस्क पे रहते हैं हमेशा आपके अकाउंट की हैकिंग के। तो ये चीज हम लोगों को जरूर करना चाहिए। और बाकी जो प्राइवेसी है ऑब्वियसली उसको भी हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए। इसमें एक चीज जो और इम्पोर्टेंट है वो है प्रोफाइल पिक्स, लास्ट सीन, ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनको हमेशा माई कॉन्टेक्ट रखना चाहिए, ताकि जिनका नंबर आपने सेव किया है अपने मोबाइल में उन्हीं का यहाँ पे शो करे।
टाइम टू टाइम हम लोगों को एक चीज हमेशा व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ये सारी चीजों ये इस तरह के प्लेटफॉर्म पे देखना ही चाहिए। वो ये है, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप जो है हम लोग लिंक डिवाइस करके दूसरे पे भी चलाते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए, लिंक के डिवाइस यदि आपके सिस्टम पे आ रहा है दैट मीन्स कि आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ है, और यदि ये वाला नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका व्हाट्सएप जो है कोई दूसरा यूज कर रहा है। तो इसको टाइम टू टाइम चेक कीजिए, और यहाँ पे लॉग आउट फ्रॉम ऑल कंप्यूटर्स का ऑप्शन आता है, उसको टाइम टू टाइम चेक करके वहां से लॉग आउट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके व्हाट्सएप को कोई दूसरे सिस्टम से, दूसरे मोबाइल से यूज कर रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी प्राइवेसी जो है वो भंग होगी। आमतौर पे हम लोगों को बतलाया जाता है कि पासवर्ड जो है वो सिक्योर रखना चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक चीज और बतला रहा हूं कि पासवर्ड जितना कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए उतना ही कॉन्फिडेंशियल आपको अपना यूजर आईडी रखना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात समझने की है, यूजर आईडी और ईमेल आईडी दोनों दो चीज होता है। यूजर आईडी और पासवर्ड हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, जबकि ईमेल आईडी शेयर करने का चाहिए। जिस तरह से हम अपने पासवर्ड को यूनिक बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसी तरह से हम लोगों को अपने यूजर आईडी को भी कॉम्प्लेक्स और यूनिक बनाना चाहिए, ताकि आपका जो अकाउंट है वो आपका जो पासवर्ड है, आपका जो यूजर आईडी है वो इजिली गेस नहीं किया जा सके। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि पासवर्ड कभी भी 10 लेंथ से कम का नहीं होना चाहिए। लंबी पासवर्ड आप रखिए और उसमें भी अल्फा न्यूमेरिक रखिए, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर रखिए। इसको मैं और भी आगे आपको दिखलाता हूं। एक चीज यहाँ पे और बतलाऊंगा कि कभी भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन ऐप लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है। कभी भी अपने मोबाइल में ऐप लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके जगह पे आपको जैसे हुआ था ना फोल्डर लॉक, ऐप लॉक, ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल हम लोगों को अपने मोबाइल के गैलरी को लॉक करने के लिए, एप्लीकेशन को लॉक करने के लिए नहीं करना चाहिए। उसके जगह पे आपको फेस आईडी, पैटर्न, पिन, फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन मोबाइल में होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये जो ऐप लॉक है, मोबाइल लॉक है, फोल्डर लॉक है, ये फोल्डर लॉक, ऐप लॉक, ये कोई काम नहीं करता है। इसमें अगर आप मान लीजिए मैंने देखा है कई बार बच्ची को, अगर आप किसी बच्ची से, टीनेजर से आप उसका मोबाइल मांगिएगा, वो ऐप लॉक लगाती है अपनी गैलरी में और लगा के आपको दे देगी फोन। उसको लगता है कि उसका फोटो और वीडियो जो है वो बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्रोम पे जाके उसको खोल के देख सकता है। तो इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि इस तरह का एप्लीकेशन किसी काम का नहीं होता है, इसका इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अब एक चीज और है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, हम लोगों को अपने एप्लीकेशन के बारे में जरूर जानना चाहिए। किस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, किस तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किस एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन हमारे से कौन सा डिटेल्स लेता है, ये भी हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल दूं कि यूसी ब्राउजर को इंडिया में बैन किया जा चुका है। अब इसका सबसे बड़ा कारण तो ये था कि यूसी ब्राउजर के द्वारा आपके जो इंफॉर्मेशन है, पर्सनल डेटा है, उसको इससे जासूसी की जा रही थी। कई सारे इस पे आरोप हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि ट्रू कॉलर एक आमतौर पे सारे लोगों के मोबाइल में, ये मैंने देखा है कि एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं, और उसके पीछे का धारणा ये होता है कि इस तरह के एप्लीकेशन को यदि हम यूज कर रहे हैं तो बहुत आसानी से किसी के नंबर और नाम को हम जान सकते हैं। ये सही है कि आप ट्रू कॉलर पे किसी का नंबर डालते हैं तो वो आपको नाम बता देता है, लेकिन पहली बात तो ये कि वो एक्यूरेट होगा ये या सही होगा ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये है कि ऐसे ट्रू कॉलर एप्लीकेशन में डिटेल्स डालने के लिए जब भी आप एक नंबर को सर्च करने के लिए ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं तो आपके मोबाइल में जो 100,000 5,000 तक नंबर जो आपके मोबाइल में सेव है, वो सारा नंबर, वो सारा जो कॉन्टेक्ट्स है,
जो सारा आपका फोटो वीडियो आपके मोबाइल में से वो सारा ट्रू कॉलर के साथ शेयर हो जाता है। एक चीज और आपको बतला दूं कि आप लोग शायद पता नहीं टर्म एंड कंडीशन उसका पढ़े कि नहीं। ट्रू कॉलर ये कहता है कि मैं आपके सारे डिटेल्स को शेयर करूंगा, मैं आपके सारे डिटेल्स को स्टोर करूंगा, मैं आपके सारे डिटेल्स को डिलीट कर सकता हूं, मैं आपके सारे डिटेल्स को मैनिपुलेट कर सकता हूं, एडिट कर सकता हूं, और ये सारा एक्सेस हम लोग उसको दे देते हैं। ऑब्वियसली उसके बाद यदि कोई दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो फिर इसके लिए आप उसको जिम्मेवार नहीं बता पाएंगे और आप बड़े पैमाने पे डिफेम हो सकते हैं। उसी तरह से एक IMO ऐप है। इस ऐप की एक सबसे बड़ी जो बैड साइड है वो ये कि एक बार यदि किसी एप्लीकेशन में ये इंस्टॉल, किसी मोबाइल में अगर ये इंस्टॉल कर दिया जाए आपके मोबाइल से OTP लेके, तो दोबारा से इसको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता बिना फिजिकल एक्सेस के। तो इसलिए ऐसे एप्लीकेशंस को हम लोगों को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, और ऐसे एप्लीकेशन में कौन अच्छा है कौन बुरा है इसके जानने के लिए हम लोगों को रेगुलर अवेयर रहना चाहिए। अब है कि फेक वेबसाइट, आप इस तरह के व्हाट्सएप पे मैसेज कई बार आप लोगों ने देखा होगा जिसमें देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन होने की खुशी में सभी भारतीय यूजर्स को 3 महीने का फ्री रिचार्ज दिया जा रहा है। अगर आप एयरटेल, जियो, VI के सिम है तो आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, और नीचे में एक लिंक आपको मिलता है। ये लिंक किसी फेक वेबसाइट पे आपको ले जाता है, और वहां से जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके साथ ठगी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि किस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा वेबसाइट जो है वो फेक है और कौन सा वेबसाइट जेन्युइन है। देखिए, कोई भी वेबसाइट जैसे गूगल है तो google.com, अगर यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं giftp.com/amazon, अमेजन अगर गूगल डॉट या www के बाद अगर अमेजन लिखा रहेगा इसका मतलब वो जेन्युइन है। अगर यहाँ कुछ और लिखा है उसके बाद अमेजन लिखा है दैट मीन्स वो फेक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिनल जो अमेजन का साइट है वो www.amazon.com है, उसके बाद स्लैश देख के गिफ्ट है। तो इसका पहचानने का सबसे आसान तरीका है www के बाद यदि उस कंपनी का, जो भी कंपनी का नाम हो, गूगल हो, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, जो भी है, अगर वो www के बाद जस्ट बाद है इसका मतलब वो जेन्युइन साइट है। अगर वैसा नहीं दिखा रहा है इसका मतलब कि वो फेक साइट होता है। फाइंड माई डिवाइस एक बड़ी अच्छी डिवाइस है, एप्लीकेशन है। इसकी मदद से यदि आपका मोबाइल कहीं चोरी हो जाता है तो आप इससे लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, इससे आप मोबाइल के डेटा को वाइप आउट कर सकते हैं। कई बार हम लोगों को इस बात की चिंता होती है कि मोबाइल खो गया, मोबाइल तो गया लेकिन उसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो कोई कहीं कोई लीक हो गया तो वो आपके लिए परेशानी हो जाएगी। तो उन चीजों से बचना यदि आप चाहते हैं तो फाइंड माई डिवाइस का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अगर कभी कोई मोबाइल खो जाए तो रिमोटली आप डेटा को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, वाइप कर सकते हैं, फिर वो रिकवर नहीं होगा। तो अगर मोबाइल कभी खो जाता है, आपको लगता है कि आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो आप फाइंड माई डिवाइस की मदद से उस डेटा को वाइप आउट कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि डिलीट इज अ बिग मिथ। डिलीट इज अ बिग मिथ का मतलब ये हुआ कि कई बार हम लोग अपने मोबाइल में कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट रखते हैं, कुछ इस तरह का फोटो रखते हैं, कुछ इस तरह का वीडियो रखते हैं जो डिलीट कर देते हैं, और हम लोगों को लगता है कि अब डिलीट कर दिए, अब हमारे लिए वो कोई परेशानी का कारण नहीं है। तो ये एक बात समझिए कि डिलीट इज अ बिग मिथ। अगर आप डिलीट भी कर दिए तो वो डेटा रिकवर हो सकता है, वो डेटा कोई भी चुरा सकता है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि वैसा कोई भी डॉक्यूमेंट, वैसा कोई भी पिक्चर, वीडियो अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में रखे ही नहीं, और यदि रखते हैं तो वह उस पूरे सिस्टम को जो है पूरा फॉर्मेट करना चाहिए, ना कि उसको डिलीट करना चाहिए। और उसके बाद कभी भी अगर कई बार अभी आपने देखा होगा कि एक नया है कि मोबाइल के बदले लोग कप प्लेट बेच रहा है। आप कई मोहल्ले में भी आप लोगों ने देखा होगा कि कप प्लेट के बदले वो मोबाइल, पुराना मोबाइल लेता है। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। कभी भी अपने पुराने मोबाइल को, पुराने लैपटॉप को, कंप्यूटर को कभी भी आपको नहीं बेचना चाहिए।
उससे डेटा कितना निकल सकता है, उसमें डेटा कितना हो सकता है, इसका कोई अता पता आपको नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि मोबाइल यदि पुराना है, आपको लगता है कि अब आपकी यूज करनी है, तो उसको तोड़ के पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करके फेंकिए। कभी भी उसको आप बेचिए नहीं। यदि बेचना है, आपको लगता है कि उसको बेचना है, बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो उसको फैक्ट्री हार्ड रीसेट करना चाहिए। फैक्ट्री हार्ड रीसेट करने से क्या होगा कि उसका डेटा रिकवरी का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन कभी भी मोबाइल पुराना मोबाइल समझ के कि ऑन नहीं हो रहा है तो किसी को बेच दिए, ऑफ मतलब उसका बैटरी खराब हो गया तो किसी को बेच दिए, ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। ऐसा यदि करते हैं तो आपका पर्सनल डाटा, आपका पर्सनल फोटो, वीडियो, कॉन्टेक्ट वो शेयर हो सकता है, आपको फिर उससे परेशानी हो सकती है। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि आप में फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, बैंक अकाउंट्स में यदि अभी तक आपने नहीं लगाया है तो आज ही के आज आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा लेना चाहिए, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन लगा लेना चाहिए। अदरवाइज आप हाई रिस्क पे होते हैं हैकिंग के। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजों को और बतलाना चाहूंगा आपको कि किस तरह से आप सिक्योर रह सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप हमेशा अपने मोबाइल को लॉक रखें। अपने मोबाइल में जो दिए गए लॉक हैं, पिन, पैटर्न, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, हमेशा उसी का इस्तेमाल करना है। ऐप लॉक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब होता है कम से कम वो 10 डिजिट के लेंथ का होना चाहिए, कम से कम उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक उसमें केस सेंसिटिव होना चाहिए, कैपिटल या स्मॉल होना चाहिए, बाकी उसमें डिजिट और लेटर होना चाहिए। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यदि आप बनाए, देखिए मैंने यहाँ पे बनाया भी है happy@0145। ये वेरी इजी टू मेमोराइज एंड वेरी हार्ड टू गेस। इस तरह का पासवर्ड यदि आप बनाते हैं तो आपका पासवर्ड हैक करना, चाहे वो ब्रूट फोर्स हो या मैनुअल हो, किसी भी तरीके से काफी डिफिकल्ट होता है। आप अपने मोबाइल को, लैपटॉप को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। यदि आप लैपटॉप, मोबाइल को शेयर करते हैं तो आपके साथ फ्रॉड होने की चांस है। बहुत आसानी से कोई भी आपके मोबाइल को बाद में, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को बाद में हैक कर सकता है। इसके लिए बहुत आसान है। कोई भी आपके मोबाइल को लेगा, आप अगर उसको 2 मिनट के लिए भी दिए, आपके मोबाइल से वो कॉल फॉरवर्ड करके आपका व्हाट्सएप, आपका टेलीग्राम, आपका फेसबुक, सारे को वो हैक कर सकता है। तो इसलिए अपने व्हाट्सएप, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अपना फोटो, अपना पर्सनल और बैंकिंग क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ये पर्सनल इन द मीन्स कि आपका मान लीजिए ऑफिस का कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, आपका बैंकिंग डिटेल्स है, तो वो किसी के साथ शेयर मत कीजिए। उसके बाद एक आप लोगों ने देखा होगा, एक नया ट्रेंड चला हुआ है टीनेजर्स में, खास करके बच्चियों में, वो न्यूड वीडियो और फोटो शूट करते हैं। आपको जानना चाहिए कि ऐसा अगर कोई कर रहा है तो बहुत वनरेबल है, बहुत हाई रिस्क पे है। उसका वो फोटो और वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल होने की संभावना है। इसके कई तरीके हैं जिससे वो वायरल होता है। तो इसलिए इस तरह का फोटो वीडियो नहीं लेना चाहिए। अगर कोई इस तरह का वीडियो फोटो लिया है तो उसको इमीडिएटली अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से उसको रिमूव करना चाहिए। रिमूव करने के लिए मोबाइल में यदि है तो उसको हार्ड रीसेट करना चाहिए, अगर उसके लैपटॉप में है तो उसको फॉर्मेट करना चाहिए। और इस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में भी आया था, यहाँ बिहार की घटना है कि एक अस्पताल संचालक की पत्नी का वीडियो वायरल हुआ था। आप एक सप्ताह पहले का अगर हिंदुस्तान का पेपर निकाल के पढ़ेंगे तो उसमें है, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पे पटना में उनका कोई हॉस्पिटल है। वो उनका वीडियो और फोटो, वाइफ हस्बैंड का फोटो वीडियो था, ऑब्वियसली उनका न्यूड वीडियो था। वही वीडियो सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाता है और वो उसी के आधार पे उसको ब्लैकमेल करता है और वायरल करने की धमकी देता है। तो ये ऐसे सैकड़ों घटनाएं हर रोज होती हैं। इसलिए मेरी सलाह होगी कि कभी भी मोबाइल से या लैपटॉप में कभी भी न्यूड फोटो वीडियो नहीं रखना चाहिए और नहीं किसी के साथ शेयर करना चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो आपको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। मैंने शुरू में भी बतलाया है कि कभी भी आपको
सिर्फ पुलिस ही मदद कर सकती है, दूसरा कोई आपको साइबर क्राइम में मदद नहीं करेगा। इसलिए अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो आपको अपने नजदीकी थाने में जाना चाहिए, कहीं भी आप हो। सपोज कीजिए आप पटना में रहते हैं, आप दिल्ली गए हैं, वहां पे साइबर क्राइम हो जाता है, तो वहां नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है वहां आपको जाना चाहिए, या फिर साइबर पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, या आपको साइबर क्राइम सेल में जाना चाहिए, या अगर आपको इन तीनों में से कुछ नहीं मिल पा रहा है तो आपको साइबर क्राइम ऑनलाइन पोर्टल जो है वहां पे कंप्लेन करना चाहिए। साइबर क्राइम ऑनलाइन पोर्टल आपको इसका मैं डिटेल्स भी अभी शेयर कर दूंगा, और उसके साथ अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो kamtacyber.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके जान सकते हैं कि कैसे ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं, कैसे अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उसमें ऑनलाइन कंप्लेन कैसे आरबीआई को करेंगे, कैसे हम साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। इन सारी चीजों को जानने के लिए आप kamtacyber.com को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे www.cybercrime.gov.in ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन साइबर क्राइम का कंप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे जगह पे हैं, न तो वहां नजदीकी थाना है, न तो वहां पे साइबर पुलिस स्टेशन है, न ही वहां पे साइबर सेल है, वैसे जगह पर यदि है तो कोई बात नहीं है, आप ऑनलाइन साइबर क्राइम का कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर क्राइम का किसी भी तरह का, चाहे आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो, चाहे आपके साथ सोशल मीडिया फ्रॉड हुआ हो, किसी भी तरह का साइबर क्राइम यदि आपके साथ हुआ है तो आप www.cybercrime.gov.in पे कंप्लेन कर सकते हैं। उसके साथ अगर इस पे आपको कंप्लेन करने में, इस वेबसाइट पे आपको कंप्लेन करने में किसी तरह की दिक्कत हो रही है तो आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं। ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। आप इस पे कॉल करेंगे। आप यदि बिहार में हो, बिहार से इस नंबर पे कॉल करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर पटना में है, पटना में ये कॉल लगेगा, बिहार में कॉल लगेगा। यदि आप मान लीजिए यहाँ से आप हरियाणा में है, वहां जाके कॉल कर रहे हैं तो हरियाणा का जो साइबर सेल है वहां ये कॉल लगता है। तो ये तरीका है, इस तरह से आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कंप्लेन करना है, या फिर आपको लगता है कि साइबर क्राइम का रिपोर्ट करना है, तो वैसी स्थिति में पुलिस के पास जाने से पहले आपको किन चीजों की जरूरत होगी, किन चीजों को लेकर ही जाएंगे तो पुलिस कंप्लेन करती है, कंप्लेन रजिस्टर्ड करेगी। पहला चीज, मान लीजिए आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आपको अपडेट करा लेना चाहिए, अपने पासबुक को अपडेट करा के तब पुलिस के पास ले जाना चाहिए, ताकि पुलिस ये समझ सके कि आपके साथ किस तरह की क्राइम हुई है, किस तरह की घटना हुई है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई फेसबुक से रिलेटेड क्राइम हुआ है, कोई इंस्टाग्राम से रिलेटेड क्राइम हुआ है, कोई पोर्नोग्राफिक साइट से रिलेटेड क्राइम हुआ है, तो वैसी स्थिति में आपको उस वेबसाइट का स्क्रीनशॉट और यूआरएल प्रिजर्व करना चाहिए, उसको लेकर ही थाने में जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ईमेल पे किसी को धमकी दे रहा है, वैसी स्थिति में उस ईमेल आईडी को डिलीट नहीं करना चाहिए, उसको सेव रखना चाहिए। और यदि आपको लगता है कि उस घटना से संबंधित कोई और जानकारी है जो आपको पुलिस को बताना चाहिए तो जरूर बताइए, ताकि पुलिस आपको और अच्छे से मदद करे। कई बार ऐसा देखा गया है कि विक्टिम पूरी बात पुलिस को नहीं बताते हैं, जिसके कारण पुलिस हेल्प करने में सहज नहीं हो पाती है, उसको हेल्प अच्छे से नहीं कर पाती है। तो यदि आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन पुलिस को देना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसका अगर कोई फेक प्रोफाइल बनाया है और उसको शेयर किया, तो अगर आप पुलिस के पास जाते हैं, आपको लगता है कि कोई जान पहचान वाला ही आदमी किया है, तो आपको उसका नाम पुलिस को बताना चाहिए, ताकि पुलिस आपकी अच्छे से हेल्प कर पाए। बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में पड़े भी कई बार पुलिस इन परेशानियों से आपको बचा सकती है। तो आज के इस सेशन में यही है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों के पास और कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग बतलाएं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आशीष जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। कोई भी प्रतिभागी जिनका कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो साइबर क्राइम और साइबर अवेयरनेस के बारे में, तो माइक म्यूट करके, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश जी से। यहाँ पे मैं एक चीज और बतलाऊंगा। यहाँ मैंने एक साइबर अवेयरनेस के लिए कामता साइबर टीवी यूट्यूब चैनल है मेरा, आप वहां पे जा सकते हैं। वहां पे मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं
ऑब्वियसली एक सेशन में सारी बातों को बतला पाना बहुत संभव नहीं है, लेकिन अगर आप उस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पे आपको कई सारी जानकारी मिलेंगी और आप साइबर से अवेयर रह सकते हैं। मेरा एक नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक नंबर मैंने यहाँ शेयर किया है, इस पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वो पब्लिक अवेयरनेस के लिए ग्रुप है। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं और वहां से भी डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू। अगर किन्हीं कोई प्रतिभागी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग इस सत्र को समाप्त करना चाहेंगे। समाप्त करने से पहले मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर 1 घंटे में सारी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से बताने का प्रयास किया और हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया इन्होंने। क्योंकि यह सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, एक सत्र और 1 घंटे में इसको बता पाना संभव नहीं है, फिर भी इन्होंने बेहतरीन प्रयास किया है कि 1 घंटे में सभी टॉपिक को हम टच करें और इनसे फिर हम समय लेंगे और इनका सत्र फिर कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर होस्ट करेंगे इनको। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि जो भी चीज आप लोगों ने सीखा है, सुना है, उसको अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर चर्चा करें, बताएं। इस सत्र का रिकॉर्डिंग भी जनहित में हम लोग जारी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सत्र का लाभ उठा सके जो किसी कारण से आज जुड़ नहीं पाए। पूरा सत्र में बने रहने के लिए सभी प्रतिभागियों का हृदय के गहराइयों से धन्यवाद और विशेष धन्यवाद आभार डॉक्टर राजेश जी का। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।